नमस्कार। आज हम सीधी बात करेंगे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना यानी PMDDKY 2025 पर। हमारे पास ना इस नई बड़ी योजना का एक विश्लेषण है। देखते हैं इसके इरादे क्या हैं, ये काम कैसे करेगी और किसानों पर क्या असर हो सकता है। मकसद है इसकी तह तक जाना। इसे हाल ही में मतलब 16 जुलाई 2025 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है और ये अगले 6 साल चलेगी, है ना? 2025-26 से 2030-31 तक। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। शुरुआत करते हैं इसके मुख्य लक्ष्य से। क्या है ये? बिल्कुल। देखिए, ये योजना सीधे उन 100 जिलों पर निशाना साध रही है जहां खेती की हालत सच कहें तो काफी चिंताजनक है। मतलब उत्पादकता कम है, सिंचाई और स्टोरेज की सुविधाएं आप कह सकते हैं नाकाफी हैं। ज्यादातर किसान वही एक दो परंपरागत फसलें उगा रहे हैं और उन्हें बैंकों से कर्ज मिलने में भी काफी दिक्कतें आती हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ क्या करना है उस पर नहीं, बल्कि कहाँ करना है इस पर ज्यादा जोर है। मतलब सबसे पिछड़े इलाकों को चुनना। ये तो एक संतुलित विकास की कोशिश लगती है। हाँ बिल्कुल, ये क्षेत्रीय असंतुलन को जो गैप है उसे कम करने का एक साफ प्रयास है और उद्देश्य भी एकदम स्पष्ट है। इन पिछड़े जिलों को ऊपर उठाना है, खेती के जो सस्टेनेबल तरीके हैं उनको बढ़ावा देना है और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, गोदाम, सिंचाई, सड़क, मंडी, वो सब बनाना है। साथ ही किसानों को नई फसलें मतलब विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित करना और हाँ, लोन मिलना आसान बनाना। और इसके लिए पैसा तो काफी बड़ा लग रहा है। 6 साल में 1.44 लाख करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। और ये सारा पैसा केंद्र सरकार देगी, सही कह रही हूँ? एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम की तरह। हाँ, सही कहा आपने। पूरी फंडिंग केंद्र से है, लेकिन जो दिलचस्प बात है ना, वो है इसे लागू करने का तरीका। ये बॉटम अप है, मतलब योजना ऊपर से थोपी ली जाएगी, बल्कि नीचे से बनेगी। हर चुने हुए जिले के लिए एक जिला कृषि और संबंध गतिविधियां योजना, जिसे DAAPP कह रहे हैं, वो तैयार होगी। ओह अच्छा, यानी योजना दिल्ली में नहीं, जिले में बनेगी, लोकल लेवल पर। बिल्कुल। और इसे बनाने में सिर्फ सरकारी अधिकारी नहीं होंगे, वहां के किसान, NGOs, कृषि वैज्ञानिक सब शामिल होंगे। और निगरानी के लिए भी एक जिला धन धान्य समिति होगी जिसमें किसान प्रतिनिधि भी होंगे। ये एक तरह से पावर डायनामिक्स को बदलने की कोशिश है, अगर ये ठीक से लागू हो पाया तो। ये तो हुई स्थानीय स्तर पर योजना बनाने की बात। लेकिन एक और बड़ी बात जो सुनने में आ रही है कि कई पुरानी योजनाओं को इसमें मिलाया जा रहा है। ये क्या है? हाँ, और शायद ये इस योजना का सबसे बड़ा आप कह सकती हैं दाव भी है और चुनौती भी। केंद्र सरकार के 11 अलग-अलग मंत्रालयों की करीब 36 मौजूदा योजनाओं को एक साथ लाया जा रहा है। इसमें PM कुसुम जो सोलर पंप वाली योजना है, PM फसल बीमा योजना, PM कृषि सिंचाई योजना, PM ग्राम सड़क योजना, इनाम, सॉइल हेल्थ कार्ड, मतलब कई जानी पहचानी योजनाएं शामिल हैं। असल मकसद सिर्फ डुप्लीकेशन रोकना नहीं है, बल्कि वो जो साइलोज होते हैं ना मंत्रालयों के बीच, उन्हें तोड़ना है। कई बार अच्छी योजनाएं इसी चक्कर में जमीन पर बिखर जाती हैं। हाँ, सिद्धांत रूप में तो ये बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन 11 मंत्रालय, उनको एक साथ लाना, ये अपने आप में एक पहाड़ जैसा काम होगा। खैर, अगर ये तालमेल बैठ जाता है, मान लीजिए, तो इन 100 जिलों के किसानों को सीधे तौर पर क्या मिलेगा? मतलब उनके खेत तक या जेब तक क्या पहुंचेगा? देखिए, फायदों की लिस्ट तो लंबी है, जैसे माइक्रो इरिगेशन मतलब ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी तकनीकें। फिर जो हाई वैल्यू फसलें हैं, फल, सब्जी या बागवानी, उनके लिए मदद, गांव और ब्लॉक लेवल पर गोदाम बनाने में सहायता, ई-नैम से जुड़कर बेहतर मंडी भाव पाना, सब्सिडी पर आधुनिक कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर वगैरह, PM कुसुम से सोलर पंप या सस्ती बिजली, और खेती के लिए आसान शर्तों पर छोटा बड़ा कर्ज। इसमें डिजिटल खेती के उपकरण भी शामिल हैं। अच्छा, जैसे आपने शुरू में कहा कि सिंचाई एक बड़ी समस्या है, तो ये माइक्रो इरिगेशन जैसी चीजें उस कमी को सीधे एड्रेस करेंगी। और इसका कुल असर क्या सोचा गया है, मतलब बड़े लेवल पर क्या उम्मीदें हैं? आंकड़े तो काफी बड़े लग रहे थे। विश्लेषण तो यही बताता है कि करीब 1.7 करोड़ किसानों को सीधा फायदा मिल सकता है और उम्मीद है कि इन जिलों में खेती की पैदावार मतलब प्रोडक्टिविटी वो 30 से 40% तक बढ़ सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसका एक बड़ा असर ये भी हो सकता है कि जो गांव से शहरों की तरफ पलायन होता है वो शायद कुछ कम हो जाए। और इसमें महिला किसानों या जो नए एग्रीकल्चरल बिजनेस शुरू हो रहे हैं, उनके लिए भी कुछ खास है? बिल्कुल, महिला किसानों को ट्रेनिंग और योजनाओं में प्राथमिकता देकर उन्हें सशक्त बनाने पर मतलब एम्पावर करने पर खास ध्यान है। साथ ही जो किसान उत्पादक संगठन है, FPOs और खेती से जुड़े स्टार्टअप्स, उनको भी बढ़ावा दिया जाएगा।
निगरानी का सिस्टम भी काफी आप कह सकते हैं सख्त दिख रहा है। नीति आयोग और कृषि मंत्रालय मिलकर नजर रखेंगे। करीब 117 अलग-अलग पैमाने KPIs, उन पर जिलों को हर महीने रिपोर्ट देनी होगी और पैसा सही लाभार्थी तक पहुंचे इसके लिए आधार लिंक्ड ट्रैकिंग होगी। हाँ, इतने बड़े पैमाने पर निगरानी तो जरूरी है, जाहिर है। अच्छा, अब ये 100 जिले कौन से होंगे? क्या इसके बारे में कोई आइडिया है? देखिए, अभी पक्की लिस्ट तो बाहर नहीं आई है, पर इतना कहा गया है कि हर राज्य से कम एक जिला जरूर होगा। विश्लेषण में इशारा है कि शायद उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड या पूर्वांचल इलाके, या फिर बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश के जो आदिवासी या सूखाग्रस्त इलाके हैं उनको प्राथमिकता मिल सकती है। पर फाइनल लिस्ट का इंतजार करना होगा। अगर हम इसे थोड़ा जूम आउट करके देखें, मतलब बड़ी पिक्चर में, तो ये सिर्फ एक और सरकारी स्कीम नहीं लगती है। इसे एक तरह से कृषि क्षेत्र के पुनर्निर्माण या कायाकल्प की योजना की तरह पेश किया जा रहा है। लक्ष्य है कि पिछड़े जिलों को मॉडल कृषि जिलों में बदला जाए। कैसे? स्थानीय भागीदारी, योजनाओं के संगम और तगड़े निवेश के जरिए। तो कुल मिलाकर हमने एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना को देखा। इरादा है भारत के 100 सबसे चुनौतीपूर्ण कृषि जिलों की तस्वीर बदलना, और तरीका है बड़ा निवेश, योजनाओं को एक साथ लाना और जमीनी स्तर पर योजना बनाना। बड़ा है, बुनियादी ढांचे से लेकर फसल विविधीकरण, कर्ज और तकनीक तक सब कुछ एक साथ लाने की कोशिश है, और उस पर कड़ी निगरानी भी। आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। देखिए, योजनाओं को एक साथ लाना, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, एफिशिएंसी बढ़ेगी, फिजूल खर्ची रुकेगी वगैरह। लेकिन असलियत में 11 मंत्रालयों की 36 योजनाएं और 100 अलग-अलग तरह की चुनौतियों और जरूरतों वाले जिले, इनके बीच तालमेल जमीन पर कैसे काम करेगा? क्या ये वाकई सुनिश्चित कर पाएगा कि फायदा सही किसान तक सही समय पर और असरदार तरीके से पहुंचे? ये देखना होगा।